टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। हम इसका एनाटॉमी देखेंगे, थायराइड ग्लैंड का फंक्शनिंग या कि फिजियोलॉजी देखेंगे और इससे संबंधित क्या क्या रोग होते हैं। तो इसमें थायराइड के साथ पैराथायराइड ग्लैंड भी आएंगे। तो हम क्विकली कवर करेंगे। आप सब जानते हैं ये एक ब्रशअप क्लास होगा, तो हम देख लेते हैं क्विकली कि थायराइड ग्लैंड क्या है। थायराइड ग्लैंड एक हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो ये कैसा शेप का है? ये बटरफ्लाई शेप का है। ये कहाँ लोकेट है? जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए। ये है हायोइड बोन जो हमारे नेक रीजन में रहता है। इसके नीचे ठीक लैरिंग्स के कार्टिलेज के नीचे है हमारा ये थायराइड ग्लैंड, जो कि येलो कलर में यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। इसके पीछे ये ट्रैकिया रन करती है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये व्हाइट कलर का जो बोन है वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, ये ट्रैकिया है, हमारा विंड पाइप। तो ये थायराइड ग्लैंड दो लोब में है, ठीक है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये थायराइड ग्लैंड, ये हल्का क्या कलर का होता है? हल्का पिंक, लाइट पिंक और रेडिश ब्राउनिंग ऐसा कलर का होता है, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड का ये जो एक साइड दिख रहे हैं ये राइट लोब है और दूसरा साइड ये लेफ्ट लोब है, और बीच में जो ये जॉइंट जो है ये कंजंक्शन, ये इस्थमास है। तो ये बोलते हैं इस्थमास ऑफ थायराइड। तो आगे थोड़ा याद देख लेते हैं। ये जो लाल आपको नली दिख रही है, दिस इज आर्टरी, दिस इज द कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी क्या होता है? कैरोटिड आर्टरी वो मेन आर्टरी है जो हार्ट से ब्लड को सप्लाई करती है। ब्लड जाती है हार्ट से डायरेक्ट ब्रेन तक कैरोटिड आर्टरी के थ्रू। आर्टरी सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी से एक ब्रांच निकला है, हल्का सा पतला सा, देखिए इसका नाम है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर क्यों? क्योंकि ये ऊपर से थायराइड ग्लैंड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो ये इसका वन ऑफ द मेन आर्टरी है जो थायराइड ग्लैंड को ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर भी है, वो पीछे तरफ है। तो अगर कोई आपसे पूछे थायराइड ग्लैंड कहाँ रहता है, थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के आगे रहता है, फ्रंट पार्ट ऑफ ट्रैकिया रहता है, इसके पीछे ट्रैकिया रहती है, और लैरिंग्स के नीचे हमारे नेक के एंटीरियर रीजन पे, ठीक है, सामने पोर्शन पे रहता है। एंटीरियर मतलब फ्रंट। तो ये हुआ थायराइड ग्लैंड कहाँ रहता है। देखिए लैरिंग्स आपको दिख रहा है, ये थायराइड ग्लैंड है, ये पीछे ट्रैकिया जा रही है। थोड़ा आगे चलते हैं, इसका और डीप क्या है। देखिए जैसे ट्रैकिया खत्म होती है, ये आपको जो दिख रहा है रेड बड़ा कलर का आर्टरी, ये है एओर्टा। एओर्टा द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इससे सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। हार्ट से सारे बॉडी में एओर्टा के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन जाती है। तो ये वही स्ट्रक्चर है, इसका थोड़ा सा और एनलार्ज व्यू है। तो ये रहा हमारा राइट लोब ऑफ थायराइड, ये रहा लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड, और बीच का इस्थमास यहाँ पे भी दिख रही है, राइट लोब, लेफ्ट लोब और इस्थमास। और ये थायरोइडिनस कार्टिलेज है, वेन्स है, वेन्स आर्टरीज है, तो वेन्स तो रहेंगे ही, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने के लिए। तो अभी चलते हैं फिजियोलॉजी पे। तो थायराइड ग्लैंड का क्या क्या काम है ये आपको पता होना जरूरी है। थायराइड ग्लैंड मोस्टली हमारे 3 हार्मोन सीक्रेट करते हैं। क्या क्या? T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन। तो ये जो हार्मोन है थायराइड के, मुख्यतः अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं व्हाट आर द थायराइड हार्मोन, तो मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस में T3 और T4 दिया जाता है। पर अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कैल्सिटोनिन भी रहता है तो आपको वो ऑप्शन भी टिक करना है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड से जो निकलते हैं ये हार्मोन्स में मेनली T3 और T4 ज्यादा रहता है, और थोड़ी मात्रा में कैल्सिटोनिन भी रहता है। तो अब ये T3 क्या है? T3 है, इसका नाम है ट्राई आयोडोथायोनिन। ट्राई क्यों 3 है? मतलब इसमें 3 नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स है, इसलिए ये ट्राई आयोडोथायोनिन नाम है। T4 इसका नाम है थायरॉक्सिन। ये वही गोली है जो सुबह सुबह दिया जाता है जब लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म रहता है। तो थायरॉक्सिन ये सबसे ज्यादा थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं इसमें 80% हार्मोन T4 होता है, और बाकी 20% जो सीक्रेट होता है वो T3 होता है। तो ये सबसे मेजरली प्रोड्यूस्ड हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन आए व्हिच इज द मोस्ट सीक्रेटेड हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड, इसका आंसर होगा T4।
और which is the least secreted by thyroid gland, ये होगा T3। तो पर आप बोलेंगे पर ये दोनों में फिर एक्टिव स्टेट कौन सा है? हाँ, यहाँ पे आता है वो क्वेश्चन। हालांकि T4 80% सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से, बट हमारे बॉडी में जो मेन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, डेवलपमेंट, हार्ट रेट कंट्रोल, टेम्परेचर, ये सारे जो मेटाबॉलिक रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए जो हार्मोन मोस्टली रेस्पॉन्सिबल है वो है T3। तो T3 वो एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में जाके असली में काम कर पाता है, पर ये सिर्फ 20% ही थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है और बाकी 80% जो है ये T4 से T3 में कन्वर्ट किया जाता है। कौन कन्वर्ट करता है? हाँ, आगे चल के देखते हैं, हमारे बॉडी में ही कन्वर्ट होता है। तो इससे पहले जाने से पहले हम थोड़ा T3 और T4 के थोड़े काम देख लेते हैं बिफोर गोइंग टू कन्वर्शन ऑफ T4 टू T3। जैसा आप सब जानते हैं, थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मोस्ट एसेंशियल काम है थायराइड का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म उन सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस का संजोड़ है, उन सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस का सम है जो बॉडी में हो रहा है आपको एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए। तो मेटाबॉलिज्म इन शॉर्ट में आप ये भी समझ सकते हैं, आपने जो खाया पिया उसको फाइनली एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस रेस्पॉन्सिबल है, जो भी फेनोमेना आपके बॉडी में हो रही है, वो सारा मिलके मेटाबॉलिज्म के अंडर आता है। तो इसमें मुख्यतः दो टाइप के हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मानने की ब्रेक डाउन, जहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो प्रोसेस कैटाबॉलिज्म है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल पे हम जा रहे हैं। और एनाबॉलिज्म जहाँ पे सृजनात्मक चीज हो रही है, मतलब छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जैसे कि आपका डीएनए बनना, रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, मसल बनना, ये सब। तो हुआ ये क्या कि एनाबॉलिज्म में एनर्जी हमें चाहिए होती है और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है रिएक्शंस में। तो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसा करके होता है। तो मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है? मेटाबॉलिज्म से ही तो सब कुछ हो रहा है, एनर्जी मिलने से शुरू करके हमारा जो सेल का रिपेयर एंड ग्रोथ, हमारे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, होम्योस्टेसिस, ये सारे पैरामीटर कंट्रोल होते हैं। तो होम्योस्टेसिस भी एक टर्म आता है। तो होम्योस्टेसिस टर्म का मतलब इन शॉर्ट ये है कि आपकी बॉडी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, द नॉर्मल स्टेट ऑफ योर बॉडी। सारे सेल्स, सारे ऑर्गन, सारे टिश्यूज और सब मिलके एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं। अगर इक्विलिब्रियम पे है तो होम्योस्टेसिस मेंटेन्ड है। तो इसमें क्या होता है? इसमें बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का ब्लड प्रेशर, ब्लड का पीएच, फिर आपका बॉडी ग्लूकोज लेवल, आपका इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंस, वाटर बैलेंस, सब आता है होम्योस्टेसिस के अंदर। तो हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि थायराइड हार्मोन्स का काम जानना हमारे लिए जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हमने समझ लिया ऑलरेडी, थायराइड हार्मोन्स मेनली ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये नहीं होगा तो आपका खाया पिया अच्छे से पचेगा नहीं, पच भी गया तो शरीर में लगेगा नहीं, वेट गेन या वेट लॉस ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। फिर आता है थर्मोरेगुलेशन। थायराइड हार्मोन अगर ठीक ठाक सीक्रेट ना हो और काम ना कर पाए, आपको इधर बहुत गर्मी लगेगी या बहुत ठंडी लगेगी, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। फिर और भी क्या क्या होता है, और आपको हो सकता है कि आपका जो डेवलपमेंट हो, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, जो कि मोस्टली फीटल, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और माँ का थायराइड ज्यादा रहता है, जो कि हाइपोथायराइडिज्म का केस है, तो बच्चे को न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, उसका ब्रेन अच्छे से नहीं डेवलप होता और मेंटल रिटार्डेशन के केसेस पाए जा सकते हैं। और क्या हो सकता है? और आपका हार्ट रेट में डिसफंक्शन हो सकता है, इरिथमिया जिसको बोलते हैं। हार्ट रेट आपका बहुत कम हो सकता है, हाई पल्पिटेशन हो सकता है, या हार्ट रेट आपका स्लो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द केसेस, हम आगे देखेंगे। वो ही कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जड़ हो सकता है। फिर आपका प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी बाधा आ सकती है अगर आपका थायराइड ग्लैंड ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है। तो ये चीज मोस्टली T3 और T4 ही देखते हैं। कैल्सिटोनिन का यहाँ स्पेशली ज्यादा रोल नहीं है। तो कैल्सिटोनिन का क्या रोल है? ये तो T3 T4 के काम हमने देख लिए। तो कैल्सिटोनिन का रोल है, कैल्सिटोनिन जो का उसका नाम थायरोकैल्सिटोनिन भी कहीं कहीं बोलते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये थायराइड ग्लैंड की पैराफॉलिकुलर सेल्स, जो सी सेल्स से बोलते हैं, उससे सीक्रेट होता है। ठीक है, ये जो थायराइड ग्लैंड आपने देखा,
यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड इसके सी सेल से सिक्रेट होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन, इसको थायरोकैल्सिटोनिन भी बोलते हैं। पर इसका मेन काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल रेगुलेट करना, ठीक है। तो कैसे रेगुलेट करता है, ये बेसिकली कम ही करता है। कैल्सिटोनिन और पीटीएच हार्मोन जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और बॉडी में कैल्शियम लेवल मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए ये टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि किस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि थायरॉक्सिन T4 एक वीक बायोलॉजिकली इनएक्टिव या वीक हार्मोन है, तो ये पोटेंट नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है T3 में ताकि वो पोटेंट बन जाए और काम कर पाए बॉडी में। तो ये T3 क्यों एक्टिव है, तो कोई आपसे पूछे T3 इसलिए एक्टिव है क्योंकि इसके पास थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स के प्रति ज्यादा आसक्ति है। इसके पास एक तो 3 आयोडीन एटम है और इसके पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है T4 के तुलना में, पर ये सिर्फ 20% ही थायराइड सेल से सिक्रेट होता है, तो इसीलिए जरूरी है T4 जो ज्यादा सिक्रेट होता है उसको T3 में कन्वर्ट किया जाए। चलिए T3 से T4 कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे ही ब्लड में T4 ज्यादा निकला तो अब होता है डी आयोडीनेशन में क्या होगा, एक जो आयोडीन एटम है T4 का 4 थे, एक आयोडीन एटम को कम कर दिया जाएगा। तो ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एक आयोडीन एटम कम होकर कैटलिस्ट की मदद से, कैटलिस्ट में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं D1, D2, D3, उसकी मदद से लीवर, किडनी या थायराइड ग्लैंड या इवन फैट सेल्स में ये प्रोसेस चलता है जिससे कि T4 और T3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें मुख्यतः ये सेलेनियम और जिंक का भी रोल रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं T4 जो कि हमारा टेट्राआयोडोथायरोनिन है, थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सेलेनियम, जिंक जैसे मिनरल काम करते हैं और साथ ही ये एंजाइम 5-D आयोडीनेज ये D1 एंजाइम है, इसके जैसा D2, D3 ऐसा एंजाइम हो सकता है। तो ये एक्शन होने के बाद कैटालिस्ट के तहत ये T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ कहाँ कन्वर्ट होता है, लीवर, किडनी, आपके फैट सेल्स या इवन थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे भी होता रहता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये ऐसा इक्वेशन थायरोक्सिन से कैसे ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 में कन्वर्ट होता है। तो ये इस प्रोसेस का नाम है डी आयोडीनेशन रिएक्शन, जहाँ पे ये एक आयोडीन एटम T4 से रिमूव करके T3 बनाते हैं। मैंने सिंपली दिखाया, ये इतना सिंपल नहीं है। पेरिफेरल सेल्स है वहां पे भी होता है। तो अभी हम ये समझने जा रहे हैं कि कैसे रेगुलेट होता है थायराइड ग्लैंड का मैकेनिज्म। हमने अभी तक देख लिया कि T3, T4 और कैल्सिटोनिन के फंक्शन क्या है, कौन एक्टिव फॉर्म है, कौन इनएक्टिव फॉर्म है और कौन सबसे ज्यादा सीक्रेट होता है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं ये फीडबैक मैकेनिज्म कि कैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड साथ में मिलकर काम करते हैं। इस मैकेनिज्म का सबसे बड़ा रोल है कि ये H, P और T एक्सिस हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड एक्सिस में के लिए काम करता है। कैसे काम करता है, जब भी हाइपोथैलेमस को ब्लड में T3 और T4 का लेवल कम दिखाई देता है तो उसको एक सिग्नल मिलता है कि चलो हाइपोथैलेमस अभी TRH सीक्रेट करो। उसको समझ आ जाता है कि अभी थायराइड ट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करना है। क्यों सीक्रेट करना है कि TRH जो थायराइड ट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि ब्लड में T3, T4 कम है, अभी थायराइड ग्लैंड को काम करना है। तो पिट्यूटरी क्या करेगा, TSH हार्मोन सीक्रेट करेगा जो कि थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। वो थायराइड ग्लैंड को मैसेज भेजेगा कि अभी ब्लड में T3, T4 कम है, चलो थायराइड अभी थायराइड हार्मोन निकालो। तो इस तरीके से ब्लड में फिर से T3, T4 का लेवल बढ़ जाएगा। समझ आया? फिर से बताओ। जैसे ही ब्लड में T3, T4 कम होगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देगा बाय रिलीजिंग TRH हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट है, TRH इज रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस, का नाम है थायराइड ट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जैसे ही TRH पिट्यूटरी तक पहुंचेगा तो पिट्यूटरी को सिग्नल मिलेगा कि अभी TSH सीक्रेट करो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो TSH सीक्रेट होने के बाद थायराइड ग्लैंड को ये मैसेज जाएगा कि और थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं। तो वो T3, T4 का बढ़ाएगा तो ब्लड में ऐसे लेवल बढ़ जाएगा। लेवल बढ़ जाने के बाद अभी तो लेवल बढ़ गया, तो अभी ये चीज एक नेगेटिव फीडबैक जाएगी हाइपोथैलेमस को कि ब्लड में T3, T4 का लेवल
बढ़ चुका है तो अभी स्टॉप करो, टीआरएच बनाना बंद करो। तो ऐसे ये चीज काम करती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन, कि जैसे ही ब्लड में T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली हाइपोथैलेमस को मैसेज चला जाता है कि अभी और टीआरएच नहीं सीक्रेट करना, टीआरएच प्रोडक्शन बंद, टीआरएच बंद तो पिट्यूटरी टीएसएच बंद करता है, टीएसएच बंद तो थायराइड ग्लैंड और नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो ये रहा ये फीडबैक मैकेनिज्म। ये वो साइट से जहां पे T3 कन्वर्ट T4 से T3 बनता है। कौन कौन हेल्प करता है? आयोडीन, सेलेनियम और जिंक। तो अभी चलते हैं कैसे कैल्शियम मेंटेन होता है, कैल्शियम का लेवल ब्लड में। तो कैल्शियम और लेवल मेंटेन होने के लिए जैसा मैंने बताया कि दो हार्मोन्स मेनली रेस्पॉन्सिबल है। एक तो है कैल्सिटोनिन जो हमारे थायराइड ग्लैंड से निकला है, और एक है पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, जिसका नाम पीटीएच है। पीटीएच ये हमारे पैराथायराइड ग्लैंड से निकला है। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ रहता है? ये थायराइड ग्लैंड के पीछे पोस्टीरियर पार्ट, मतलब पीछे 4 ऐसे छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, इनको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ये नेक के पीछे, थायराइड के पीछे होते हैं, और ये इनका रोल ही है कैल्सिटोनिन के साथ ऑपोजिट काम करना। तो बॉडी में ब्लड कैल्शियम मेंटेन करना और बॉडी में ब्लड के फॉस्फेट लेवल्स भी कम करना। तो ये उसके मोस्टली 2 काम होते हैं। पीटीएच हार्मोन के काम आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि बॉडी में ब्लड कैल्शियम में लेवल्स मेंटेन करना, बेसिकली इंक्रीज ही करता है वो ब्लड कैल्शियम लेवल्स। अगर कैल्शियम लेवल घट गया है तो वो इंक्रीज करता है, और फॉस्फेट लेवल्स ब्लड में लोअर करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये 84, ये जो पीटीएच हार्मोन है ये 84 एमाइनो एसिड से बना है, और ये एक प्रोटीन हार्मोन है, ये कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन जो सीक्रेट होता है पैराथायराइड हार्मोन, इसका नाम पीटीएच है, ये 84 एमाइनो एसिड से बना है, ये प्रोटीन हार्मोन है। और ये पीटीएच हार्मोन विटामिन डी के एक्टिवेशन में भी हेल्प करता है, ये भी एक काम है। तो चलिए देखते हैं अभी ब्लड में कैसे कैल्शियम लेवल मेंटेन होता है। तो जैसे ही ब्लड में कैल्शियम लेवल, हम पहले हाई साइड से देखते हैं। ब्लड में जैसे ही कैल्शियम लेवल हाई दिखा तो थायराइड ग्लैंड ने क्या किया, कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन अपने पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट कर दिया। पीछे वाले साइड से थायराइड ने अपना कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट कर दिया। तो जैसे ही कैल्सिटोनिन ब्लड में मिला तो कैल्शियम लेवल ब्लड में फॉल होने लगा। कैसे फॉल हुआ? जो भी ब्लड में कैल्शियम था वो सारा पकड़ पकड़ के बोन में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। कैल्सिटोनिन ने क्या किया, कैसे ब्लड से फॉल हुआ, सारे इंटेस्टाइन को बोल दिया कि तुम कैल्शियम एब्जॉर्ब मत करो, सारे किडनी को बोल दिया कि तुम कैल्शियम निकालते रहो, अपनी यूरिन से यूरिन आउटपुट में कैल्शियम निकाल लो ज्यादा, इंटेस्टाइन को बोल दिया कैल्शियम और एब्जॉर्ब मत करो, और बोन में क्या किया, कैल्शियम डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करके बोन में कैल्शियम डिपॉजिट करना शुरू कर दिया कैल्सिटोनिन ने। तो ऐसे क्या हो गया, ब्लड में कैल्शियम का लेवल फॉल हो गया। अब जैसे कैल्शियम का लेवल बिलो एवरेज जो होना चाहिए नॉर्मल लेवल से लो हो गया, तो उसके बाद क्या आ गया, क्या रोल, पैराथायराइड ग्लैंड का। पैराथायराइड ग्लैंड, ये छोटे छोटे जो 4 ग्लैंड है, इसने क्या किया, इसने अभी सेंस किया कि ब्लड में कैल्शियम तो कम है, तो इसने पीटीएच हार्मोन सीक्रेट कर दिया, पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट कर दिया। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, बिल्कुल उल्टा काम करेगा जो कैल्सिटोनिन ने किया, वो एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक मतलब जो ऑपोजिट काम करते। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, वो इंटेस्टाइन को बोलेगा कि कैल्शियम चलो एब्जॉर्ब करो, इंटेस्टाइन ब्लड में छोड़ो। फिर किडनी को बोलेगा कि फिर से एब्जॉर्ब करना शुरू करो। ठीक है, जो भी तुम यूरिन से निकाल रहे थे कैल्शियम वो नहीं निकालना है, रोको इसको, और बोन से कैल्शियम फिर से निकालेगा ताकि ब्लड में आ जाए। तो ऐसे 3 प्रोसेस से क्या होगा कि पीटीएच हार्मोन ब्लड में फिर से कैल्शियम लेवल मेंटेन कर पाएगा, और ये लूप फिर से चलता रहेगा। अगर लेवल फिर से बढ़ गया तो फिर थायराइड कैल्सिटोनिन सीक्रेट करेगा, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो कैल्सिटोनिन और पीटीएच ये दोनों मिलके ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन रखते हैं जितना होना चाहिए। ठीक है, तो यही है मुख्यतः पैराथायराइड ग्लैंड का काम, जो कि थायराइड के पीछे होता है थायराइड ग्लैंड के, और इसका काम है पीटीएच हार्मोन सीक्रेट करना। 4 टाइप के होते हैं, और बिल्कुल राइस के दाने जितने होते हैं, इसका साइज बिल्कुल एकदम एक राइस के ग्रेन जितना साइज होता है, एकदम छोटा होता है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं
अगर थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलेटेड। तो पहले पैराथायरॉयड कवर कर लेते हैं। अगर किसी को पैराथायरॉयड ग्लैंड में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाए, मतलब क्या, पैरा हाइपो जहाँ पे भी वर्ड आ रहा है आप समझ सकते हैं कम, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म वो प्रॉब्लम है जिसमें पीटीएच हार्मोन जो है वो कम प्रोड्यूस होता है। तो पीटीएच हार्मोन अगर कम प्रोड्यूस होगा तो आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल फॉल कर जाएंगे। हाइपोकैल्सीमिया जैसा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, आपको मसल में दर्द हो सकता है, मसल में क्रैम्प्स हो सकते हैं, मरोड़े आ सकती है। ठीक है, तो अगर कैल्शियम लेवल ब्लड में रेगुलेट नहीं होता, कम हो जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो दूसरा केस क्या हो सकता है कि कैल्शियम लेवल बॉडी में बढ़ गया, पीटीएच हार्मोन बढ़ गया। ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जहाँ पे पीटीएच हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा, इसमें कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। उस प्रॉब्लम का नाम है हाइपर कैल्सीमिया, जहाँ पे ब्लड में हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम पाए जा रहे। तो उससे भी क्या होगा, बोन से ब्लड में अगर ज्यादा कैल्शियम पाया जाएगा तो फिर बोन से लीक हो रहा है, यही एक रीजन होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ गया तो बोन से कैल्शियम चुन चुन के लीच आउट करेगा ना ब्लड में, तभी तो हुआ। तो क्या होगा, आपके बोन्स ब्रिटल हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, और यही जो ब्लड में जो कैल्शियम तैर रहा है वो जाके आगे जाके किडनी स्टोन का कारण बन सकते हैं। तो इसीलिए ये दोनों बीमारी ही अच्छी नहीं है। और एक हो सकता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड में नोड्यूल्स बन जाए, गांठ बन जाए, लम्स बन जाए, तो वो भी डेंजरस कंडीशन है। तो अभी हम क्विकली डिजीजेस देख लेते हैं। ओके, क्या क्या डिजीजेस आता है। मोस्ट कॉमन तो आप जानते हैं कि इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म आता है, तो उसको पहले कवर करते हैं और फिर नेक्स्ट बाकी मेन डिजीज कवर करते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, जैसा आप नाम से समझ सकते हैं, हाइपो मतलब कम, तो कम, अब क्या, अब इसमें लोगों को एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ये कि हाइपोथायरॉयडिज्म में टीएसएच का लेवल बढ़ जाता है। तो लोग बोलते हैं अरे तो ये तो हाइपो है, टीएसएच कैसे बढ़ा। तो बात ये है, देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म ये वर्ड उससे आया है कि लो लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन, यहाँ पे थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसीलिए इसका नाम हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो थायराइड हार्मोन कौन कौन हुए, T3 और T4। तो यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म में ये होता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना रिक्वायर्ड जितना अमाउंट है उतना T3 T4 नहीं प्रोड्यूस कर पाता। क्यों नहीं, वो हम आगे देखेंगे, कॉजेस क्या क्या है। तो वो फेल हो जाता है T3 T4 का लेवल मेंटेन करने के लिए, इसीलिए इसका नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जैसे ही T3 T4 का लेवल गिरता है, मैंने आपको लूप में समझाया कि वो TSH फिर बढ़ जाएगा। जैसे ही T3 T4 का लेवल गिरेगा, हाइपोथैलेमस को लगेगा कि ब्लड में T3 T4 कम है, वो TRH सीक्रेट करेगा, तो TRH बढ़ेगा तो पिट्यूटरी, जैसे ही TSH सीक्रेट करेगा तो TSH कंटिन्यू प्रोड्यूस हो रहा है। हालांकि T3 T4 कम है पर TSH बढ़े जा रहा है, पर थायराइड के पास तो क्षमता ही नहीं है कि वो T3 T4 सीक्रेट कर पाए, तो ब्लड में कंसिस्टेंट हाई लेवल ऑफ TSH पाया जाता है। तो इस बीमारी को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सेम इसका ऑपोजिट होगा हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि हाइपर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन T3 और T4 ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे ही आप समझ गए होंगे अभी लूप में, जैसे ही T3 T4 ज्यादा होगा तो TSH का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और T4 का लेवल कम होता है पर TSH ज्यादा होता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 कम ज्यादा होता है और TSH कम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अभी सिम्टम्स पे चलते हैं। सिम्टम्स पे क्या, सिम्टम्स पे देखिए, जैसे ही ये T3 T4 कम है तो इन जनरल आपको T3 T4 के जो मेटाबॉलिक फंक्शंस थे वो फंक्शंस में आपको डेफिशिएंसी दिखाई देगी क्योंकि कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिम्टम्स में क्या, जैसे कि लो बीपी, हाइपोटेंशन, क्यों, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करता था थायराइड हार्मोन, तो आपको लो बीपी दिखाई दे सकता है, आपको लो हार्ट रेट दिखाई दे सकता है। लो हार्ट रेट का और एक साइंटिफिक नाम है ब्रैकीकार्डिया, पर ब्रैकीकार्डिया का लिए आपका जो हार्ट रेट है वो बिलो 60 BPM होना चाहिए। इफ योर हार्ट बीट बिलो 60 बीट पर मिनट देन इट इज टर्म्ड एज ब्रैकीकार्डिया। ठीक है, स्लो हार्ट रेट इट इज कॉल्ड ब्रैकीकार्डिया बिलो 60। ये भी एग्जाम में आता है, याद रख सकते हैं। और क्या, स्लो मेटाबॉलिज्म होगा,
आपका जो खाया पिया जो ने बॉडी में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्लो हो जाएगा, तो इंटेस्टाइन में खाना बहुत देर तक पड़ा रहेगा, तो खाना निकलने में टाइम लगेगा। तो खाना अगर निकलने में टाइम लग रहा है, खाना डिपोजिट हो रहा है, फैट डिपोजिट हो रहे हैं, लो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो इन जनरल क्या मोटापा आएगा। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है और भी स्लाइड पे उसमें लिखा हुआ है, मोटापा आएगा, आपको एनर्जी कम लगेगी, फैटिक लगेगा, आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा। और मेंस्ट्रुएशन में भी थायराइड हार्मोन्स के बहुत रोल रहते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसी तरह देखते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म में क्या सेम ऑपोजिट होगा। इसमें वेट गेन की समस्या होगी, बहुत ज्यादा मोटापा आएगा, और इसमें क्या सिंस थायराइड हार्मोन्स बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा। बॉडी में जो जीआई मूवमेंट्स है, इंटेस्टिनल मूवमेंट, खाना आते आते तुरंत बिना एब्जॉर्ब हुए, ठीक से बिना डाइजेस्ट हुए पास हो जाएगा। गट की मोटिलिटी, जीआई मूवमेंट मतलब इंटेस्टाइन की मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, वो फास्ट होगी। तो खाना थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होते ही डायरिया के तौर पे निकल जाएगा। तो इन लोगों में फ्रीक्वेंट डायरिया भी देखे जा सकते हैं, लूज स्टूल्स देखे जा सकते हैं। इनमें पाल्पिटेशन, हार्ट बीट मतलब दिल ज्यादा धड़कता है, उनको ज्यादा टेंशन ऐसा लगता है, हार्ट बीट फास्ट होती है। हार्ट बीट अगर 100 बीट पर मिनट से ज्यादा होती है, तो इस सिम्टम को बोलते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया वो दिल की प्रॉब्लम है जिसपे फास्ट हार्ट बीट होती है, ग्रेटर देन 100 बीपीएम, 100 बीट पर मिनट। तो इन जनरल हाई ब्लड प्रेशर देखा जा सकता है, हाइपरटेंशन देखा जा सकता है, और इनमें भी बहुत ज्यादा हाई एनर्जी, बहुत जल्दी थक जाना, ये भी हो सकता है, और इनको गर्मी भी बहुत लगती है। कार्डियक रेट तो मैंने बताया, हाइपरथायरॉइडिज्म जो कि ज्यादा है, टीएसएच कम, T3 T4 ज्यादा, उसमें हार्ट रेट ज्यादा, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, हार्ट जितना कॉन्ट्रैक्शन का जो उनका कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी, कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा, और साथ में क्या होगा, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस वो कम होगा कि हार्ट जोर से पंप कर रहा है। रेनल ब्लड फ्लो, जो किडनी से जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन, रेनल ब्लड फ्लो वो ज्यादा होगा। फिर बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स इन किडनी में वो बढ़ जाएंगे। रैस एक्टिविटी, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये बढ़ जाएगा। आपका फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ जाएगा। ये सब किडनीज के पैरामीटर्स है। ओके, ये ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट जो कि जीएमआर जो आप जानते हैं, ग्लोम्युलर आपका बेसिक यूनिट है फिल्ट्रेशन का, आता है क्वेश्चन, उसका फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ जाता है हाइपरथायरॉइडिज्म में, तो इसीलिए ज्यादा यूरिन आउटपुट भी देखा जा सकता है कोई पेशेंट में। तो ये रहा किडनीज के कुछ और पैरामीटर्स। ट्यूबुलोग्लोमुलर फीडबैक बढ़ जाता है, मास बढ़ जाता है, और सोडियम पोटेशियम का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। ये सब किडनी के पैरामीटर्स है। तो अभी चलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म में, वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा जो हाइपर में हुआ। हाइपो में ऑपोजिट होगा, हार्ट रेट, हार्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वास्कुलर आर्टरीज में, वेन्स में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और ये सब रिसेप्टर्स भी कम हो जाएगा, रैस, फिल्ट्रेशन, ये सब लोअर साइड में है, कम हो जाएगा। पहला तो हमने देखा कि हाइपोथायरॉइडिज्म, फिर देखा हाइपरथायरॉइडिज्म। तो इनके कॉजेस क्या क्या है। तो एक तो ये समझ आया कि हाइपोथायरॉइडिज्म में हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव है, नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक आयोडीन डेफिशिएंसी भी हो सकता है, दूसरा ऑटोइम्यून कंडीशंस होते हैं कुछ, जैसे कि इन डिजीज का नाम है हाशिमोटोज डिजीज, हाशिमोटोज थायराइडाइटिस। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो इम्यून फंक्शन है वो खुद ही हमारे थायराइड ग्लैंड के सेल्स को नष्ट कर देता है। तो उस वजह से थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन जो T4 और T3 नहीं सीक्रेट कर पाता। तो ये एक बहुत ही एडवांस स्टेज ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म है, और इसमें ऐसा बोला जाता है कि लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि सेल्स ही नष्ट हो जाते हैं। पर जो भी है, आप नॉर्मल जो अपना लाइफस्टाइल है अच्छा फॉलो करके, योग थेरेपी और सब कुछ करके उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी, फैटिग, वेट गेन, इंटॉलरेंस, ठंड लगना, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंड ज्यादा लगता है, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, डिप्रेशन हो सकता है। फिर हाइपरथायरॉइडिज्म में जैसा हमने देखा ओवर एक्टिव थायराइड रहता है। तो इसमें इसके जो मुख्य कारण होते हैं उसमें एक होता है थायरोइडाइटिस, थायराइड ग्लैंड में कुछ इंफेक्शन हो गया, आइटिस जहाँ भी है उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। फिर दूसरा ये हो सकता है कि आपके थायराइड ग्लैंड में कुछ नोड्यूल्स आ गए, गांठें हो गई, वो गांठ छोटे छोटे ट्यूमर्स जैसे, तो ये कारण हो सकता है।
फिर और एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, ये है ग्रेव्स डिजीज। यही दो मेनली आपको याद रखने हैं कि हाशिमोटोज डिजीज एक ऑटोइम्यून कंडीशन इन हाइपोथायराइडिज्म है, ये आता है। हाशिमोटोज डिजीज एक हाइपोथायराइडिज्म का ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड कम काम करता है, और ग्रेव डिजीज एक ऐसा ऑटोइम्यून कंडीशन है जो हाइपरथायराइडिज्म का है जिसमें थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव है, ज्यादा काम करता है। ओके, इसमें भी थायराइड ग्लैंड नष्ट हो जाते हैं इम्यून सिस्टम के तहत, अपना इम्यून सिस्टम। सिम्टम्स मुख्यतः वैसे ही रहते हैं और इसमें भी लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेना पड़ता है और बहुत सारे थेरेपीज भी है। रेडियोएक्टिव आयरन थेरेपी ये भी दिया जाता है, और थायराइड में इसमें आयरन के डेफिशिएंसी से भी ये हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। तो और एक आयरन डेफिशिएंसी जो प्रोमिनेंट डिजीज है, इसका नाम है गॉइटर, ये भी आता है एग्जाम में। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड मोटा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, उसका जो साइज है इसके साइज से बड़ा हो जाता है। क्या किसी को आइडिया है थायराइड ग्लैंड का वेट कितना होता है? एनी आइडिया आप में से किसी को? 15 to 25 ग्राम होता है थायराइड ग्लैंड का, एवरेज ऐसा रेंज लेके चल सकते हैं हेल्दी इंडिविजुअल में। मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए अलग अलग वैल्यू है, मैंने कवर करके बताया 15 to 25 ग्राम। तो वो भारी हो जाता है और मोटा हो जाता है गॉइटर में। ये एक आयरन डेफिशिएंसी डिजीज है, तो उसमें क्या होगा, आपको निगलने में, पानी पीने में, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए सर्जरी या आयोडीन सप्लीमेंटेशन ही आपको फायदा मिलेगा। तो और एक जो बताया मैंने कि थायराइड नोड्यूल्स, थायराइड ग्लैंड में गांठें बन जाती है। तो ये गांठें कभी कभी कैंसरस भी हो सकती है या नॉन कैंसरस भी हो सकती है। ये बहुत सारे कारण से होती है, आयरन डिफिशियंसी से होती है, जेनेटिक रीजन है, ऑटोइम्यून कंडीशन से हो सकती है। तो यहाँ पे लम्प्स हो जाते हैं थायराइड ग्लैंड पे, तो इसमें बायोप्सी और सर्जरी यही सब करना पड़ता है देखने के लिए कैंसरस है कि नहीं। अगर है तो ऑब्वियसली रिमूव करके केमोथेरेपी देना पड़ेगा। फिर तो देखिए, अगर वो ट्यूमर मैलिग्नेंट निकला, कैंसरस निकला, तो वो थायराइड कैंसर कहलाएगा। उसमें तो आपको निगलने से शुरू करके बोलने में दिक्कत बहुत कुछ, तो वो तो बिल्कुल कैंसर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो करना पड़ेगा। फिर हाशिमोटो थायराइडाइटिस, जैसा हमने बताया, जिसमें हमारे टी सेल्स हमारे खुद के थायराइड ग्लैंड को नष्ट कर देते हैं। सेम सिम्टम्स लाइक हाइपोथायराइडिज्म और ताउम्र लीवोथायरॉक्सिन, यही इनका बेस्ट माना जाता है हार्मोन रिप्लेसमेंट। लीवोथायरॉक्सिन ताउम्र दिया जाता है। फिर ग्रेव डिजीज, जैसा मैंने बताया, ऑटोइम्यून कंडीशन जिसमें हाइपरथायराइडिज्म देखा जाता है। इसमें आपके आंखें बाहर आ जाएगी, वेट लॉस के जैसा, थायराइड ग्लैंड के बढ़ जाना, एंजाइटी, ये सब, गर्मी लगना, वो सब होता है। तो बहुत सारे एंटी थायराइड मेडिकेशन, बीटा ब्लॉकर, सर्जरी, ये सब किए जाते हैं। और थायराइडाइटिस माने एक्यूट इंफेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो गया, वो कोई वायरल इंफेक्शन या ऑटोइम्यून कंडीशन या प्रेगनेंसी के बाद पोस्टमार्टम में हो सकता है। पेनफुल भी होता है, कभी कभी नॉन पेनफुल भी होता है। तो और एक जो आता है डी कुर्वेन डिजीज, ये एक प्राइमरी केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है, जिसका और एक नाम है सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस, डी कुर्वेन डिजीज। ये जनरली मिडिल एज वुमेन्स में ज्यादा पाया जाता है या मिडिल एज पर्सन में ज्यादा पाया जाता है। इसमें भी बिल्कुल होता है हाइपोथायराइडिज्म जैसा ही केस, थायराइड हार्मोन्स कम सीक्रेट करते हैं, पर इसमें थोड़े थोड़े ग्रैनुअल्स, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है और थोड़े थोड़े ग्रैनुअल्स, पूरा थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसलिए इसका स्पेशल नाम है डी कुर्वेन डिजीज। और एक हाइपोथायराइडिज्म का सीवियर केस जो एडल्ट में, बड़े बुजुर्ग में देखा जाता है, उसका नाम है मायक्सीडेमा। तो ये अगर आपको नाम मिले तो आपको समझ जाना है, ये भी एक हाइपोथायराइडिज्म का केस है, और डी कुर्वेन डिजीज भी एक हाइपोथायराइडिज्म का केस है। हाइपोथायराइडिज्म का जो प्राइमरी रीजन होता है वो यही है कि थायराइड ग्लैंड ठीक ठाक काम नहीं कर पा रहे हैं। प्राइमरी जो रीजन होता है, सारे डिजीजेस के ना प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेस होते हैं, कुछ कुछ के टर्शियरी भी कॉजेस। प्राइमरी मतलब जो मुख्यतः रूप से होता है, सेकेंडरी मतलब जो इनडायरेक्ट होता है, और टर्शियरी मतलब उससे भी इनडायरेक्ट। तो ये जो है प्राइमरी रीजन यही है कि थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर पा रहा है या कम सीक्रेट कर पा रहा है। और जो सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म या जो सेकेंडरी कॉज में भी आता है, इसमें ये होता है कि थायराइड ग्लैंड काम तो ठीक से कर रहा है, थायराइड ग्लैंड अपना T3 T4 सीक्रेट कर रहा है, पर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस अपना काम नहीं कर रहे। अब ये कैसा? ऐसे भी केस हाइपोथायराइडिज्म के देखे जा सकते हैं जिसमें T3 T4 ठीक से थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, पर कहीं ना कहीं TSH ठीक से नहीं सीक्रेट हो रहा है या TRH। अब वो क्यों?
वो इसलिए कि पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में भी कोई ट्यूमर हो सकता है जिसके वजह से टीआरएच या टीएसएच टाइमली नहीं सीक्रेट हो रहा है, जिसके वजह से थायराइड ग्लैंड है तो नॉर्मल पर T3 T4 नहीं ब्लड में पहुंचा पा रहा है। ओके, तो ये सेकेंडरी कॉज है, इसको सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं और ये बहुत कम लोगों में ही देखा जाता है और ये बहुत टफ टू डील किया जाता है, सर्जरी से रिक्वायर्ड होती है। और एक होता है कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म जो बच्चों में देखा जाता है जब बच्चे माँ के पेट में रहते हैं, अगर माँ ने ठीक ठाक आयोडीन अपने डाइट में नहीं लिया तो ये कॉन्जेनिटल आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज देखा जाता है जिसको कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं या कहीं कहीं क्रेटिनिज्म भी बोलते हैं, बाद में क्रेटिनिज्म बोला जाता था पहले। तो क्या क्या टेस्ट रहेंगे, हम जल्दी से क्विकली टेस्ट देख लेते हैं। तो इसके बायोमार्कर्स क्या क्या होते हैं कि क्या क्या टेस्ट से पता चलता है। तो एक तो है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का थायराइड प्रोफाइल में टीएसएच टेस्ट होता है। तो इसमें अगर लेवल कम आता है तो बताओ क्या होगा, अभी तो हम पढ़े हैं, सब बताओ टीएसएच अगर कम आता है तो क्या इंडिकेशन हो सकते हैं। ब्लड टेस्ट में टीएसएच का लेवल कम, जिसका नाम होगा, अगर टीएसएच आपके ब्लड रिपोर्ट में कम आ रहा है तो ये हम इंडिकेट कर सकते हैं कि वो हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। क्यों? क्योंकि टीएसएच का में थायराइड हार्मोन तो ज्यादा है ना, तो टीएसएच के साथ हमें T3 T4 का भी टेस्ट करना है जो कि आता है थायराइड फंक्शन टेस्ट या थायराइड प्रोफाइल में। इसमें T3 T4 और टीएसएच तीनों देखे जाते हैं। उसके बाद डायग्नोज किया जाता है कि अगर T3 T4 ज्यादा है और टीएसएच कम है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट होंगे, और अगर T3 T4 का लेवल कम है और टीएसएच ज्यादा है ब्लड टेस्ट में तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट होंगे। ठीक है, एम आई क्लियर? ये आपको समझ आया कि ये उल्टा काम करता है। ठीक है, अभी और क्या क्या होता है, ये तो हमने नॉर्मल थायराइड प्रोफाइल देख लिया, पर इसके सिवा भी जो हमने इतने सारे रोग देखे उनके भी टेस्ट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टीएसएच किस किस में ज्यादा पाया जाएगा, जैसे कि हाइपोथायरॉयड। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म के जो केसेस इसमें, तो इसका वन ऑफ द एक हाइपोथायरॉयडिज्म था जो ऑटोइम्यून था, उसका नाम है हाशिमोटो। तो हाशिमोटो डिजीज में टीएसएच का लेवल ज्यादा पाया जाएगा, और ग्रेव डिजीज जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म का एक केस था उसमें टीएसएच का लेवल कम पाया जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, इन हाशिमोटोज डिजीज द वैल्यू ऑफ टीएसएच शुड बी लो, हाई, क्या, तो आपको पता होना चाहिए टीएसएच का वैल्यू हाशिमोटो में ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है, और ग्रेव डिजीज में कम आएगा। ओके, तो और T3 T4 जैसा बताया वैसा ही। तो उसके साथ हमें ये भी जानना है कि ऑटोइम्यून डिजीजेस में और क्या क्या टेस्ट होता है। ऑटोइम्यून कंडीशन जैसे कि हाशिमोटो और ग्रेव डिजीज, इसमें एंटी टीपीओ टेस्ट किया जाता है और एंटी टीजी ट्रांसग्लूटामेट। तो ये टेस्ट ये प्रोवाइड करता है कि हमारे बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम कितना हमारा एंटी चल रहा है, और ये TRAB टेस्ट होता है और TSI, ये कुछ टेस्ट होते हैं कंफर्म करने के लिए कि बॉडी में एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं ब्लड में। ये सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, ये दर्शाता है कि ऑटोइम्यून कंडीशन बॉडी में है कि नहीं। उससे भी ज्यादा अगर किसी को गांठें हो गई है, गॉइटर जैसा, या थायराइडाइटिस, थायराइड का इन्फ्लेमेशन जैसा हमने पढ़ा, थायराइड नोड्यूल्स हुआ है, उसके लिए थायराइड का USG अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है जैसे पेट का करते हैं, तो उससे पता चलता है कि गांठें है कि नहीं। और दूसरा एक स्कैन होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, जिसका नाम है RAIU स्कैन से पता चलता है कि बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है उसमें आयोडीन कितना ले रहा है। तो अगर ग्रेव डिजीज होता है तो आयोडीन इंटेक ये ज्यादा होता है, आयोडीन इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद स्कैन किया जाता है, आपको सीटी स्कैन के जैसा मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, आयोडीन आपके ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है और ये जाके फिर इमेज फॉर्म होता है, वो एक्सरे जैसा ही सीटी स्कैन MRI के नीचे। तो आपको पता चल जाता है कि आयोडीन डेफिशिएंसी है कि नहीं और क्या ग्रेव डिजीज है कि नहीं। ग्रेव डिजीज होता है तो ये टेस्ट में ज्यादा आयोडीन अपटेक आता है, और थायराइडाइटिस होता है तो कम आता है। और भी कुछ इंफ्लेमेटरी मार्कर्स है, जस्ट मैं 2 मिनट लूंगी फिर कवर अप करूंगी। जैसे कि ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये बॉडी में दर्शाता है कि बॉडी में कोई इंफ्लेमेशन है कि नहीं। ये तब बढ़ा हुआ मिलता है जब एक्यूट थायराइडाइटिस या क्रोनिक थायराइडाइटिस मतलब थायराइड ग्लैंड का इंफ्लेमेशन हुआ है, तो ये पैरामीटर बढ़ा हुआ मिलता है। और क्या क्या हो सकते हैं, और कुछ ऐसे बायोप्सी होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि थायराइड ग्लैंड के अगर ट्यूमर्स मिल रहे हैं वो कैंसरस है कि नहीं, तो नीडल बायोप्सी किया जाता है। तो ये मुख्यतः वो टेस्ट है
जो थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, एंटी-टीपीओ मतलब थायराइड पैरोक्सिडेज एंटीबॉडी, ये सारे ब्लड टेस्ट है, TSH रिसेप्टर्स ये दिखे जाते, तो उससे पता चल जाता है। तो ये था मोटा-मोटा थायराइड, थायराइड के फंक्शनिंग, हार्मोन्स, क्या-क्या डिजीजेस एसोसिएटेड है।